जब नेटफ्लिक्स पर कुरुक्षेत्र आने की बात कही गई तब एक सीरीज़ आई थी। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो ये एक एनिमेटेड सीरीज़ थी और चूँकि ये एक भारतीय एनिमेटेड सीरीज़ थी, इसलिए मुझे इससे कोई ख़ास उम्मीदें नहीं थीं। मैंने इसे बिल्कुल ब्लैंक माइंड से बिना किसी ख़ास रुचि के देखा। मैं हैरान रह गया, इसे ज़बरदस्त कहना पड़ेगा। यह एक अलग ही स्तर की चीज़ है, मुझे ये बेहद पसंद आई। हाँ, इसकी मेकिंग, बैकग्राउंड स्कोर, साउंड इफ़ेक्ट्स और इसकी एनिमेशन सब कुछ शानदार है। चूँकि यह एक भारतीय एनिमेशन है, इसलिए इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, जो यहाँ-वहाँ दिखती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसकी नैरेशन और कहानी आपको इसमें बाँधे रखती है। इसकी 11 एलिवेशन तकनीकें वगैरह भी एक अलग स्तर की हैं। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के 18 दिनों पर केंद्रित है। मुख्य रूप से इस सीरीज़ में इन्हीं 18 दिनों के युद्ध पर फ़ोकस किया गया है। तो नैरेशन की बात करें तो ये बाकी महाभारत सीरीज़ या फ़िल्मों जैसा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य इन्हीं 18 दिनों को दिखाना है। वैसे इन 18 दिनों पर आधारित और भी सीरीज़ पहले से मौजूद हैं। मुझे लगता है कि एक ग्राफ़िक नॉवेल भी है, उसका नाम भी 18 दिन ही है और वह किसी अमेरिकी लेखक द्वारा लिखी गई है। लेकिन जब ये एक भारतीय सीरीज़ बनती है, जब इसे भारतीय एनिमेटर्स ने बनाया है, तो हमारे पास जो असली एसेंसी संस्कृति कहानी है, उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने इसे बनाया है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक किरदार के बीच की जो बातें हैं, उनके बीच के मुद्दे, हर चीज़ को विस्तार से चर्चा की जा रही है। मुझे इस सीरीज़ की सबसे पसंदीदा बात ये है कि ये सीरीज़ बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं है, ये एक तरफ़ा नहीं है। अगर चाहें तो सिर्फ़ पांडवों के पक्ष में ही दिखा सकते थे या फिर सिर्फ़ उनके विरोधियों के पक्ष में, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से संतुलित है और दोनों पक्षों को पेशेवर तरीके से दिखाया गया है। मुझे वो ट्रीटमेंट बहुत पसंद आया। मैंने हॉटस्टार वगैरह पर जो महाभारत सीरीज़ देखी हैं, वे ज़्यादातर पक्षपाती हैं। जब हम नकारात्मक किरदारों की बात करते हैं, तो उन्हें पूरी तरह डार्क शेड में दिखाया जाता है और अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, तो कई किताबों में उन किरदारों को अच्छी तरह दिखाया गया है। अब आप देखेंगे, तो कई किताबें उनका सकारात्मक पक्ष भी दिखाती हैं। दोनों पक्षों को बेसबॉल मिलने से दोनों के अपने-अपने समस्याएँ हैं। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं। इसी तरह से इस सीरीज़ को ट्रीट किया गया है। तो कहानी कहने का तरीका सब कुछ बहुत ही एंगेजिंग है। हर एक घटना के समय या हर दिन जब भी बड़े-बड़े राजाओं की बात आती है, तो पांडवों और कौरवों के बीच मुख्य रूप से कई खुलासे होते हैं और वे आपस में उनके बीच की बर्फ ही है जो उनके बीच लगातार बनी हुई है और वे उसी बर्फ का सामना करते हैं। जब वे इसे दूर करने की कोशिश करते हैं तब उस समय क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वह बहुत ही कम समय में फ्लैशबैक के ज़रिए और बाकी दूसरे किरदारों के बताने से भी मैं दिखा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त एंगेजिंग लगा, एक एपिसोड की तरह बिना किसी लीग या लैग के, बिना बोरियत के। पूरे 118 एपिसोड्स बहुत ही ज़बरदस्त और लगातार एंगेजिंग हैं। पहले के 1 या शायद 8 एपिसोड्स 8 या 9 एपिसोड्स पहले 1 या 2 हफ्तों में ही आए थे और बाकी के 9 एपिसोड्स बाद में रिलीज़ हुए। इसमें सब कुछ है, सामान्य से बढ़कर एनिमेशन, शानदार वॉइस डबिंग और मैंने इसे मलयालम में ही देखा। स्तर वाक़ई कमाल का है। डबिंग की बात करें तो वह भी कमाल की है। अगर मेरी याददाश्त सही है, तो हॉटस्टार पर जो महाभारत हमने एशियन नेटवर्क पर देखी थी, उसी के डबिंग आर्टिस्ट्स ने इसमें भी डबिंग की है। खासकर शकुनी और अर्जुन के डायलॉग्स, भीम के किरदार, मुझे पूरा विश्वास है कि वही लोग इसमें भी डबिंग कर रहे हैं। शकुनी की आवाज़ तो पक्की वही है, इसमें कोई शक नहीं। वही आवाज़, वही अंदाज़, उसमें एक ख़ास तरह की मॉड्यूलेशन है। उस एक किरदार को उसी तरह से पेश किया गया है, उनके किरदार का एटीट्यूड भी वही है। सिर्फ़ आवाज़ सुनकर ही हमें समझ आ जाता है कि वही लोग हैं। अल्पपूजा की ज़बरदस्त डबिंग और पूरी सेटअप के साथ, मैं पूरी तरह संतुष्ट होकर, भरपूर आनंद लेकर यह शो देखा। अगर कोई पूछे कि यह अलग स्तर का है या नहीं, तो अब हम कह सकते हैं कि इससे पहले ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। अब जो दूसरी सीरीज़ें आई हैं, उनमें अर्जुन नाम की एक फ़िल्म है। इसी तरह की एक एनिमेटेड सीरीज़ और इसी तरह की एक एनिमेटेड मूवी है जो महाभारत पर आधारित है, लेकिन वह सिर्फ़ अर्जुन पर केंद्रित है। लेकिन इस तरह सिर्फ़ कुरुक्षेत्र पर आधारित कुछ बनाना, मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता था कि ऐसा कुछ आए, ऐसा कुछ लिखा जाए। क्योंकि इस कुरुक्षेत्र युद्ध पर आधारित एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाना, यह मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा थी। क्योंकि उस 118 दिनों के युद्ध पर ही फ़ोकस करना है। फिर उस युद्ध के दौरान उस एक किरदार के बीच या फिर क्या है वो, अब हर दिन वह अलग-अलग बड़े-बड़े खतरों का सामना करता है और एक समय ऐसा आता है जब वह अकेला रह जाता है। तो ऐसे समय में उनके बीच का रिश्ता क्या था? वह युद्ध की रणनीति ही नहीं, बल्कि उनकी बैक स्टोरी क्या थी? इन सबको बीच-बीच में बिना बताए इस तरह मोड़कर कहानी सुनाई जाएगी, ऐसा एक अनुभव होगा। युद्ध पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध ही है,
लेकिन फिर भी मैं इसे एक महाकाव्य की तरह दिखा सकता हूँ। उनके अनुपात में पूरी तरह से कैमरा एंगल्स वगैरह हैं। यहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सीधे-सीधे ना दिखाकर इस तरह हँसते हुए एक कार्यक्रम की तरह, जैसे 11 स्लाइड्स करके 11 छोटी-छोटी चीज़ों को एक साथ जोड़कर, वही है। कुल मिलाकर उस एक सीन ने ही पूरी तरह से माहौल बदल दिया है। इस तरह के कई अच्छे क्रिएटिव चीज़ें इन्होंने की हैं। एक दर्शक के तौर पर मुझे ये बहुत पसंद आया, मैंने इसे अच्छे से बैठकर मज़े लेकर देखा। ये एक शो है नेटफ्लिक्स का कुरुक्षेत्र, जिसका मलयालम डब भी है और इसे मिस नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये इस साल का एक बेहतरीन शो है, खासकर इसीलिए भी क्योंकि ये एक भारतीय एनिमेटेड सीरीज़ है और भारतीय एनिमेशन में इतना चीज़ें हम ज़्यादा नहीं देखते। कुछ भी हो, कुछ कभी-कभी ही ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अभी हाल ही में मूत्रणी, हमारी वो एक नरसिंह फ़िल्म आई थी, रोहम बाला प्रोडक्शन, ये सब जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों में भारतीय एनिमेशन टॉप ऑफ द लाइन होने वाला है, क्योंकि अब हम भी वैसे ही चीनी मिथोलॉजी जैसी कहानियाँ सुना रहे हैं, जैसे अब नेटू वगैरह में दिखाते हैं, वर्ल्ड वाइड में भी। अगर आप पूछें कि सबसे हाईएस्ट कौन है, तो इस साल की सबसे बड़ी कलेक्शन वाली फ़िल्म के बारे में सोचिए, हॉलीवुड फ़िल्म, एक अच्छी चीनी एनिमेटेड मूवी। और वैसे ही अगर जापान से देखें, तो हमारे पास डेमॉन स्लेयर है, इन्फिनिटी कैसल में। अब वह सबसे हाईएस्ट ब्राउज़िंग है। अभी जापान और चीन से जो एनिमेटेड फ़िल्में आ रही हैं, वैसे ही भारत में भी अब अपनी खुद की कहानी है। अब जापान में अगर चाहें, तो ऐसे एनिमे हैं या फिर मंगा हैं, उन्हीं के आधार पर ये सब किया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। अगर चीन में देखें, तो वे चीनी मिथोलॉजी पर काफ़ी कुछ करते हैं। चीनी मिथोलॉजी पर आधारित चीज़ें बनाते हैं। वह एक पीरियड पास के ज़रिए चीज़ें दिखाते हैं, ऐसा वे ज़्यादातर करते हैं। इसी तरह हमारी एनिमेशन की लिमिटेशन और लाइव एक्शन में न कर पाने की सीमाओं के कारण हमने भी कई चीज़ें ऐसे ही सब्सिडी करके रखी हैं। अब समय आ गया है कि उन सबको झाड़ पोंछ कर बाहर लाया जाए। हमें एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है क्योंकि हमारे पास अच्छे एनिमेटर्स हैं। ऐसी ही सीरीज़ भी दिखाई जा रही हैं। तो बहुत सारी अच्छी और दमदार कहानियाँ हैं। सिर्फ़ महाभारत को ही लें तो उसके अंदर भी कई चीज़ें हैं। फिर रामायण को लें, उसके अंदर भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसी तरह हमारे पास लगभग 111 स्टोरी लाइन की चेन है, इतनी सारी लोक कथाएँ हैं। हमारा देश इतना समृद्ध है, ख़ासकर केरल में तो बहुत कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कहानियाँ और बातें अच्छी नहीं हैं। जब बाहर की दुनिया को पता चलता है, तो वे हैरान रह जाते हैं। जितनी भी अच्छी कहानियाँ हैं, वे इसी तरह एनिमेशन के रूप में बाहर आनी चाहिए। इसके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जैसा कि नेटफ्लिक्स और सीरीज़ ने दिखाया है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी पहुँच मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, सभी को इसे देखना चाहिए। मैं इन सब का समर्थन करूँगा। अगर भविष्य में ऐसी अच्छी सीरीज़ आती हैं, जो लाइव एक्शन में संभव नहीं, तो हमें उन्हें एनिमेशन में देखना चाहिए। नेटफ्लिक्स पर लेट फ्लिल है, इसमें 18 एपिसोड हैं। मलयालम और तमिल डब उपलब्ध हैं। मैंने मलयालम में देखा, डबिंग शानदार है। मलयालम में ही देखिए, कमाल की डबिंग है। अगर आप भी कोई सीरीज़ करने का सोच रहे हैं, तो अपने विचार साझा करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।